हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, घर में रुके होंगे और कहीं बाहर नहीं जा रहे होंगे। डिफेंस के बच्चे हैं तो मेरे को आपको ये बोलने की जरूरत तो है नहीं कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, अनुशासन में रहना है और नियम का पालन करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज अपना डीआरडीओ एमटीएस का जीके का, जो कि आजकल आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बहुत ही लंबे सिरे से खिंचा हुआ आ रहा है उसको आप समाप्ति की ओर हल्का सा मोड़ के जल्दी से समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में करवाए। एक्ट्स का क्या मतलब, मेरा कानून, जो कानून ब्रिटिशर्स इंडिया में लाए हमारे लिए कह के, लेकिन लाए तो अपने लिए थे। सबको पता है क्या करा अंग्रेजों ने आके देश में। ठीक है, तो हमें उसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि उससे थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं हर एक्ट को डिटेल में नहीं लेके जा रहा क्योंकि आपके लेवल पे इतना डिटेल में जाना जरूरी नहीं है। ये अगर आप सीडीएस या एनडीए के बच्चे होते हैं तो आपको हर एक एक्ट को मेरे को आधा आधा पौना पौना घंटा देके आपको समझाना पड़ता है, लेकिन आपके लेवल पे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इसलिए किस एक्ट में क्या फैक्ट था, क्या उसमें हुआ ऐसा, और कुछ अगर उस फैक्ट से रिलेटेड कोई पर्सन है इंपॉर्टेंट तो उनको हम देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। और शुरू करने से पहले मैं बता दूं गाइस, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। हमने आपके लिए दो मुहिम छेड़ी और वो मुहिम क्या थी कि एक हम लेकर आए आपके लिए वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट। आप उसका फायदा नहीं उठा रहे, मेरे को समझ में ना आता क्यों। वैसे हम जब लेके नहीं आते तब आप कहते थे सर मॉक टेस्ट चाहिए, सर लाइव टेस्ट चाहिए, सर ये सर वो, सर प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाती। आज जब हो गई है तो ये क्यों है कि सिर्फ 47,000 बच्चे उसका फायदा उठा रहे हैं। क्यों वो 1 मिलियन का आंकड़ा नहीं छू पा रहा, क्यों वो 100,000 का आंकड़ा नहीं छू पा रहा, आप मेरे को ये बताइए। मैं ये कोई विज्ञापन नहीं कर रहा आपके लिए। अगर हमने कोई एफर्ट करा है तो आपको उसको एफर्ट को सराहना चाहिए ना, आपको उसको एफर्ट को होल हार्टेडली अपनाना चाहिए, और आप उसे अपना नहीं रहे हैं। मैं अपना शेड्यूल बता दूं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सर आप कब टेस्ट लेते हैं तो मैं अपना बता दूं। मैं यहाँ पे एवरी डे एट 6:30 डिफेंस का जीके का टेस्ट लेके आता हूँ, जो आपका एनडीए, सीडीएस, एफकैट, डीआरडीओ, एमटीएस, एक्स एंड वाई ग्रुप, नेवी, एक साथ सबके लिए ये एक सेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं डिफेंस का टॉप लेवल की क्वेश्चंस लेके आता हूँ। कल हमने ज्योग्राफी का एक सेट करा था, आज हम ज्योग्राफी का सेकंड सेट करने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, ये मंडे टू फ्राइडे आता है। ओके, दूसरी चीज आपको पता है डिफेंस चैनल 32,000 हो चुके हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से 100,000 सब्सक्राइबर पार करवाओ गाइस, इस पे क्राउड लेके आओ। यहाँ पे आपको बेस्ट डिफेंस का एजुकेशन मिलती है। और प्लीज, और दूसरी चीज बहुत अच्छे कहते सर हमारा डाउट नहीं ले पाते। देखिए टाइम की बहुत कमी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाउट टेकअप हो अच्छे से, टाइम की कोई कमी ना हो आपके पास, जितनी बार चाहे उतनी बार टीचर से वो डाउट समझ सके, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको उसी टाइम मिले, पीडीएफ आपको सब मिले, लाइव टेस्ट हो, तो आपको करना क्या है, आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेनी है। अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेंगे, मैं आपको बता दूं कॉस्ट कोई ज़्यादा हाई नहीं है। ₹360 पर मंथ में आप हर महीने पढ़ सकते हैं अनअकैडमी पे जाके, 360 रुपये पर मंथ में। और अगर आप इस पर प्रणव 10 का कोड यूज़ करते हैं तो आप 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ जो अलग से पढ़ना चाहते थे, कहते सर नहीं यूट्यूब से हमारा हो नहीं पा रहा, हम चाहते हैं हम और अच्छे से पढ़ें, आपसे और अच्छे से समझे। देखिए मैं यूट्यूब पे जितना हो सके मैं करता हूँ, लेकिन टाइम की बहुत कमी रहती है। ओके, क्योंकि और भी स्लॉट्स होता है, लेकिन इसमें क्या है आप जितनी बार चाहे उतनी बार टीचर से पढ़ सकते हैं, स्लॉट भी आपकी पसंद का होगा और सारे एजुकेटर आपको हम मिलेंगे, तो डू गिव इट अ गो। और दूसरी चीज़ गाइस, हमने ये कह सकते हैं कि लोगों की हालत देखते हुए बच्चों के स्कूल बंद है, उनके लिए एक इनिशिएटिव लिया है। अनअकैडमी सीबीएसई क्लास 9 to 12 हमारे ये है, ये कोई विज्ञापन नहीं है। मेरे को उन कमेंट से बहुत बुरा लगता है, बहुत चिढ़ होती है जो कहते हैं ये विज्ञापन याद और पढ़ाई कम करवाते हैं। अगर हम पढ़ाई कम करवाते हैं ना तो अभी तक आपका डीआरडीओ एमटीएस का मैं सिलेबस खत्म करवा देता, मैं आपका एनडीए का सिलेबस खत्म करवा देता, मैं सारा सिलेबस खत्म करा के अपना हाथ धूल छोड़ के सीधा प्लस प्लेटफॉर्म में जाके पढ़ाने लग जाता, क्योंकि वहाँ पे तो और मजा आता है मेरे को, वहाँ पे तो मेरे को और मजा आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बच्चे जिग जिग नहीं करते एक चीज़ की कि विज्ञापन करते हैं। विज्ञापन नहीं, ये कहते हैं ना जनित छूटना जारी है। मेरी छोटी बहन है, मैं वो बहुत परेशान थी, उसने यहाँ पे अनअकैडमी की जो 9 to 12 का सब्सक्रिप्शन लिया, उसने मेरा कोड प्रणव 10 लगाया, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, प्रणव 10 लगाया तो उसे ₹99 में एक महीने पढ़ने का मौका मिला। तो मतलब एक तरीके से आप 100 रुपये दे के आप ट्रायल कर सकते हैं ना कि हाँ कैसा है, पसंद आए तो आगे लीजिए, नहीं आए तो मत लीजिए। और ये 1 महीने के आप जाइए, इससे डू विजिट। ये विज्ञापन नहीं है, ये मैं उन बच्चों को आना सोच रहा हूँ स्कूल नहीं जा पा रहे और जो आगे डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए अनअकैडमी ने एक ये मुहिम छड़ी। आप प्रणव 10 का कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट, क्या आपको एक महीने 99 रुपीज़ में पढ़ने का मौका मिलेगा। ओके, शुरू करते हैं। देखिए मेरे को कहीं से ऐसे नोट्स मिल रहे थे, इसलिए मैं हैंड रिटन लेके आया हूँ। अगर किसी को दिक्कत हो तो वो लिख सकता है, वैसे मैं पूरा आपको समझा भी दूंगा आराम से बोल के। मैंने जितना हो सके अच्छे से लिखने की कोशिश करी है, मेरे ख्याल से कोई कमी इसमें होनी नहीं चाहिए। मैंने बहुत 2-3 बार इरेज करा, सब कुछ करा,
क्योंकि एक जगह मेरे को कोई सेग्रीगेटेड मैनर में नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं ऐसे ही लिख के लेके आया हूँ आपके लिए। ओके, मेरे ख्याल से मेरी बेस्ट राइटिंग एवर है ये क्योंकि मैं लिखने का बहुत चोर था और मेरे को लिखने का ज़्यादा आइडिया भी नहीं था। ओके, शुरू करते हैं। ये एक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया था जो हमने कल देखा। ओके, कल का एक हल्का सा रिवीजन करते हैं। एक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स इन एक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया था। हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक आपका 1857 की जो क्रांति थी। ओके, 1857 की जो क्रांति थी उससे पहले आपका होता था कंपनी रूल और उसके बाद होता था आपका क्राउन रूल। कंपनी रूल में आपका 1773 से लेकर 1857 तक चला और ये 1858 से लेकर 1947 तक चला। दूसरी चीज़, ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट था और आपका चार्टर एक्ट था। जिसे मतलब नहीं समझ में आया वो मेरी पहले के कल का लेक्चर देखा, उससे सब समझ में आ जाएगा कि क्या रेगुलेटिंग और क्या चार्टर। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ये 1773 की आई थी और एक आपकी 1784 की रेगुलेटिंग एक्ट आई थी। जैसे हम दूसरा नाम क्या है आपका पिट्स इंडिया एक्ट। फिर आपका चार्टर एक्ट आया। चार्टर एक्ट आपका एक 1833 में और एक 1853 में आया। दूसरी चीज़, फिर आपका आया क्राउन रूल। क्राउन रूल आपका 1858 से लेकर 1947 तक आया। 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई और 3 आपकी इंडिया काउंसिल एक्ट आई। 1858 में आपकी पहली एक्ट आई कौन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। फिर आई आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। फिर आई आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और उसी के बीच में आई आपकी इंडिया काउंसिल एक्ट 1861, इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 और इंडिया काउंसिल एक्ट 1909। यहाँ पे 19 नहीं 9 होगा, यहाँ पे 9 होगा, 1909। तो मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। चलिए आगे चलते हैं। हम एक एक एक्ट को करके अच्छे से समझेंगे और ये देखेंगे कि हाँ उस एक्ट में हमारे लिए क्या है और उस एक्ट में हमारे सीखने लायक क्या है, हमारे को उसमें क्या सीखना है। पहला चलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, नहीं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। मैं इसमें किसी और कलर का पेन लेता हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ओके, पहली चीज़, इसमें गवर्नर ऑफ बंगाल जो पहले आपके होते थे उनको दूसरा उपाधि दे दी गई और वो क्या कहने लग गया आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब आप ऐसे याद रखेंगे, GOB विकित्सित होकर, आप पोकेमॉन देखते तो आपको बता दो विकित्सित का मतलब क्या होता है, आप इवॉल्व होके। गवर्नर ऑफ बंगाल इवॉल्व होके क्या बन गया आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए, तो गवर्नर ऑफ बंगाल आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए। ठीक है, बंगाल के गवर्नर आपके बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए, ये आपका था। और आपके पहले गवर्नर जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आपके वॉरेन हेस्टिंग। आपको नाम याद रखना है, वॉरेन हेस्टिंग। मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख देता हूँ और अच्छे से, वॉरेन हेस्टिंग आपके पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ओके, वॉरेन हेस्टिंग, ये आपका हो गया। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश करा गया 1774 में। सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश करा गया। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे आपका, कोलकाता में। सुप्रीम कोर्ट कहाँ एस्टैब्लिश करा गया आपका, कोलकाता में। तो कोलकाता में। ये दो फैक्ट था जो आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में याद रखने, क्योंकि आपके ऊपर फैक्चुअल बेस बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल कौन थे पहले, वॉरेन हेस्टिंग्स, और सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ आपका कोलकाता में। इससे आप नोट करिए, मैं आपको 10 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके मेरे ख्याल से अभी तक आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसे हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1784। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1784 के नाम से भी इसे जानते हैं। अक्सर क्वेश्चन ये क्या आता है पेपर में कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किस तरीके की एक्ट थी, क्या एक चार्टर एक्ट थी, क्या एक इंडियन काउंसिल एक्ट थी, क्या आपकी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थी, या आपकी एक रेगुलेटिंग एक्ट है। तो आप क्या चेक करेंगे कि एक तरीके की एक रेगुलेटिंग एक्ट थी। अब इसमें जो मैंने दो टर्म लिखे हुए, एक आपका था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और एक आपका था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी आपकी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी आपकी, उससे स्प्लिट कर दिया गया। उसके जो सारे फंक्शंस थे, जो उसके सारी जिम्मेदारियां थी, उसे दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक जिम्मेदारी संभालेगी कौन, आपकी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये क्या है, क्या जिम्मेदारी संभालेंगे, अभी सब करते हैं। दूसरा जो जिम्मेदारी संभालेगा आपका कक्ष, जो आपका पार्ट कर दिया गया, वो क्या था आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपकी दूसरे तरीके की जिम्मेदारी संभालेगा। अभी देखिए, दो तरीके के फंक्शंस है कंपनी के। EIC के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके दो तरीके के फंक्शंस थे। एक था आपका कमर्शियल, मतलब पैसा कमाना,
कमर्शियल यानी पैसा कमाना, और दूसरा था आपका पॉलिटिकल, मतलब लोगों के लिए कानून बनाना और लोगों को संभालना, देश को संभालना, वो था पॉलिटिकल। ओके, ईएससी के दो फंक्शन थे। आपको याद कैसे रखना है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का सी और कमर्शियल का सी। मतलब कमर्शियल कौन संभालेगा आपका, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आपका कमर्शियल फंक्शन संभालेगा, और पॉलिटिकल कौन संभालेगा आपका, जो बचा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आपका कमर्शियल फंक्शन और बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपका पॉलिटिकल फंक्शन। इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, नहीं है तो फिर से समझा देता हूँ। पिट्स इंडिया एक्ट आई आपकी 1784 में। ये एक तरीके की आपकी रेगुलेटिंग एक्ट थी। क्या मतलब है रेगुलेटिंग का, चार्टर का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का और आपका इंडियन काउंसिल एक्ट का। ये सब हमने कल पढ़ा था, आप कल का लेक्चर देख सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें स्प्लिट कर दी गई, मतलब उसके दो हिस्से कर दिए गए। ओके, उसको ईआईसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एक हिस्सा था आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और एक हिस्सा था आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आपको संभालेंगे कमर्शियल फंक्शन, जो आपका सिर्फ पैसा कमाने से मतलब रखते हैं कि बिजनेस करना, प्रॉफिट कमाना। पॉलिटिकल करेंगे कि उन पैसों को करना क्या है, कहाँ लगाना है, सड़कें बनानी है, हेल्थ बनाना है, कौन सा कानून बनाना है, किसको कितनी सैलरी देनी है, ये सब कौन करेगा आपका पॉलिटिकल फंक्शन। कौन आपका, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा। मैं फिर से आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलेंगे। सॉरी का, जब बहुत पेन है थ्रोट में, सुबह से क्लासेस लेते रहते हैं कल से, तो वैसे भी बहुत पेन है थ्रोट में, से थोड़ा पानी पीना पड़ा। अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसके लिए सॉरी। बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए, लेकिन मेहनत करते रहेंगे, मोटिवेट आपको करते रहेंगे। कभी भी आप में जो जज्बा होता है ना, उसकी कमी नहीं होने देंगे, ठीक है। बस वो दूसरी चीज़ है कि बच्चे कहते हैं सर हिंदी में मैं कितनी बार बोल चुका हूँ गाइस आपको कि हिंदी का टाइपिस्ट नहीं है, मेरे को हिंदी टाइपिंग नहीं आती। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इंग्लिश में दे दूँ तो आप मेरे को बता दें, कमेंट में लिख के बता देना, ठीक है। चलिए, चैट में तो बहुत मुश्किल होता पढ़ना। जिसको अगर इंग्लिश में चाहिए नोट्स, अगर मेजर मेरे को कहेंगे हाँ सर इंग्लिश में दे दियो जो सारे पीडीएफ वगैरह है, तो मैं आपको डिट्टो ये पीपीटी आपको जो फॉर्मेट है पीडीएफ का उसमें करके आपको दे दूंगा, चिंता मत करिए, ओके। उसकी चिंता नहीं है, बस आप प्लीज़ पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कि हिंदी इंग्लिश इसमें मत पढ़िए, बस आप अपनी पढ़ाई पे केंद्रित रहिए। क्योंकि जैसे ही ये कोरोना का जो है ना महाकाल खत्म होगा, तुरंत ही पेपर होने की सबको संभावना है। और दूसरी चीज़, कोरोना आपको पेपर पार लगवाएगा। अनादि सर भी आपके लिए एक लेक्चर लेकर आए थे कि कोरोना आपको कैसे पेपर पार लगवाएगा। कोरोना आपको सिलेक्शन दिलाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। छुट्टियाँ मिली तो आपका पेपर डिले हुआ, आपको जो वीक एरिया से उन पर काम करने का मौका मिल गया, है ना। हमारा भी जो सारे कोर्सेज लॉन्च था, हमने जो एक्स एंड वाई ग्रुप का अगर कोई देखता तो जो कोर्स लॉन्च करा था वो हमने बेसिकली 5 दिन के लिए करा था। पेपर डिले हुआ तो जो हमारा कोर्स था वो भी एक्सटेंड हो गया। अब उन बच्चों को फ़ायदा क्या हो कि उन्होंने और सारी चीज़ों के साथ साथ अपने और सब्जेक्ट भी अच्छे पक्के कर लिए। दूसरी चीज़, इंडिया का भी हमने क्रैश कोर्स करा था क्योंकि वो सेकेंड वीक ऑफ उसमें था, तो वो भी और अच्छे से हो गया। ऐसे ही आपका भी डीआरटी और एमटीएस का जो पेपर था वो भी हल्का अगर डिले होता है तो आपको तो बहुत टाइम मिल गया। ऑफिस वाले अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी छुट्टी है। वर्क फ्रॉम होम आप कर रहे हैं तो आप दिन में आधा पौना घंटा निकाल के सारी क्लासेस देख के अच्छे से कर सकते हैं। तो यही इसका फ़ायदा उठाइए, इससे डरिए मत कि कोरोना क्या है। आप बिल्कुल फ़ायदा उठाइए इसे, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। पढ़ते रहिए अच्छे से, बिल्कुल शार्प फोकस के साथ, ओके। चलिए, अगला है आपका चार्टर एक्ट 1833। इसमें एक ही चीज़ थी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब जो आपका जीजीओबी होता था उसको हम क्या कराने लग गया, आपका जीजीओआई, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के गवर्नर जनरल अब क्या बन गए, आपके इंडिया के गवर्नर जनरल। मतलब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसके पास बंगाल की जिम्मेदारी तो थी, उसके साथ साथ उसके पास हिंदुस्तान की भी जिम्मेदारी आ गई। इतना आपको समझना है। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं, यानी हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, हमारे विलियम बेंटिक। मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, विलियम बेंटिक, ये इनका नाम था, ये इनका नाम था विलियम बेंटिक, ओके। अगला चार्टर एक्ट 1853 में क्या हुआ, हमने यहाँ देखा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बाद बंगाल प्लस हिंदुस्तान का दोनों की जिम्मेदारी थी। यहाँ पे उनकी जिम्मेदारियों का बोझ हल्का कम कर दिया गया और आपके गवर्नर और बंगाल को अलग बना दिया गया, ठीक है। अब एक हिंदुस्तान का मैं आपको चार्ट बना के समझाता हूँ कि क्या क्या मैंने करा। पहली बात देखिए, कोई मेरी ड्राइंग पे हंसेगा नहीं,
पहले क्या था आपका, ये 3 एरिया थे। एक आपका ये बॉम्बे, फिर क्या था ये आपका बंगाल, और ये था आपका क्या, मद्रास, है ना। यही आपके 3 हिस्से थे। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि गवर्नर जनरल ऑफ, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वो सबसे पहले क्या बना आपका, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो मतलब उसके पास ये जो बंगाल वाला था, इसके पास इसकी भी जिम्मेदारी आ गई और इसके पास इसकी भी जिम्मेदारी आ गई। फिर आपका क्या हुआ, ये आपका बॉम्बे और ये आपका ये और ये आपका मद्रास। अब ये जो गवर्नर जनरल ये था बंगाल, ये क्या वैकेंसीज हो गया, ये चेंज हो गया था किसमें, आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। तो इसके बाद पूरे हिंदुस्तान की भी जिम्मेदारी थी, प्लस इसके पास इसकी भी जिम्मेदारी थी, इसकी भी जिम्मेदारी थी, प्लस पूरे हिंदुस्तान की भी जिम्मेदारी थी। लेकिन फिर क्या हुआ, इसको समझना बहुत जरूरी है कि गवर्नर ऑफ बंगाल अलग बनाया गया, गवर्नर ऑफ बॉम्बे अलग बनाया गया, और आपका गवर्नर ऑफ मद्रास अलग बना दिया गया, और पूरे हिंदुस्तान के लिए एक ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और वो पहले कौन थे आपके, विलियम बेंटिक। यहां से पढ़ रहे थे ना, ठीक। तो इतना समझ में आ गया। और जो पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे जो पूरे अलग से बने, वो कौन थे आपके, लॉर्ड डलहौसी, लॉर्ड डलहौसी। एक अलग फन फैक्ट टाइप का आपका लॉर्ड डलहौसी, जो पूरे तरीके से आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, जिनको अलग से कार्यकाल मिला, जिन्हें कुछ और नहीं करना था कि बंगाल को भी देखना, उन्हें पूरे हिंदुस्तान को देखना था। वो कौन थे आपके, लॉर्ड डलहौसी। मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं। अब फिर आपकी 1857 में आपकी क्रांति हुई, क्रांति हुई। तो क्रांति होने के बाद क्या हुआ, क्रांति होने के बाद क्या हुआ आपका कि 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या था, ये हमारे को समझना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 2 चीजें थी। एक, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हमने खारिज कर दिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे आपके, उनको हमने खारिज कर दिया, मतलब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ओके। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे आपके, मैंने कल भी बताया था, लास्ट GGOI कौन थे आपके, आपको याद रखना है, कौन आपके, लॉर्ड कैनिंग। और ये सिस्टम जो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, ये सिस्टम किसमें तब्दील हो गया, आपके वॉइसरॉय, वॉइसरॉय जो एक तरीके से पूरे हिंदुस्तान को संभालेंगे, और आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि एक MP होंगे और जो हिंदुस्तान में रहेंगे, लेकिन काम किसके लिए करेंगे, आपके क्राउन के लिए। ये डायरेक्टली एक तरीके से मान लीजिए ये राजदूत थे हमारे हिंदुस्तान में ब्रिटेन के, ये राजदूत थे हमारे हिंदुस्तान में ब्रिटेन के, मतलब एम्बेसडर थे। फर्स्ट वॉइसरॉय कौन थे आपके, लॉर्ड कैनिंग। ये कौन थे आपके फर्स्ट वॉइसरॉय। ओके। और फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे आपके, लॉर्ड स्टैनली। ये कौन थे आपके फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मुझे फिर से लिखता हूं, ये कौन थे आपके फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ओके। ये थे आपके पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वॉइसरॉय थे आपके लॉर्ड कैनिंग, और पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे आपके, लॉर्ड स्टैनली। इसको भी नोट करिए, और अगर आपने इसको भी नोट नहीं करा तो अब इसको नोट कर दो। मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ। अभी तक रेगुलेटिंग एक्ट थी 1773 के, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे आपके, वो क्या बन गए आपके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल से क्या बने, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ आपके कोलकाता में, जो कि आपका 1774 में था। अगले बात है पिट्स इंडिया एक्ट आपका 1784। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या बन गए आपके, कमर्शियल अफेयर्स को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसका बन गया आपके, पॉलिटिकल अफेयर्स के। क्यों, क्योंकि आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने स्प्लिट कर दिया था। अगला, चार्टर एक्ट 1833, इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हमने क्या बना दिया आपका, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये कौन था आपके, विलियम बेंटिक। फिर चार्टर एक्ट 1853, गवर्नर ऑफ बंगाल अलग हो गए, और जो पहले गवर्नर जो आपके पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, जिनको कुछ और मतलब बोझ नहीं था, जिन्हें से पूरे हिंदुस्तान का संभालना था, ना कि एक एरिया का भी, वो कौन थे आपके, लॉर्ड डलहौसी।
अगला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आपके जो सिस्टम था वो उसको हमने खारिज कर दिया, उसे हटा दिया, एबॉलिश कर दिया, और इसी जगह हमने एक नया सिस्टम लेके आए जिसमें आपका एक होगा वॉइस रॉय, जो एक तरीके से पूरे हिंदुस्तान का पीएम प्रेसिडेंट कह लीजिए या राजा कह लीजिए, और एक होगा आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो एक तरीके से आपका राजदूत था ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का। ओके, पहले वॉइस रॉय कौन थे आपके? लॉर्ड कैनिंग, और पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे आपके? लॉर्ड स्टैनली। इतना मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको 10 सेकंड है ना, इस थॉट्स को थोड़ा रिकलेक्ट करिए क्योंकि हम थोड़ा तेज चल रहे हैं मेरे को लग रहा है, थोड़ा इस थॉट्स को रिकलेक्ट करिए फिर हम आगे चलते हैं। ओके, ओके, चलिए आगे चलेंगे। अब ये लिखा है मैंने, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1861 की आपकी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ये क्या आती है आपकी? पहली बात, बॉम्बे एंड मद्रास, उनकी ना हमने कानून बनाने की शक्तियां पहले ही छीन ली थी। जब आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था तभी हमने उनकी कानून बनाने की शक्तियां छीन ली थी। और 1861 मतलब रफली अराउंड अगर हम मान लें 1773 से 27 और ये 61 27 88 ईयर्स के बाद उन्हें अपनी कानून बनाने की शक्तियां वापस मिली। तो बॉम्बे एंड मद्रास गॉट लेजिस्लेटिव पावर्स बैक, मतलब उन्हें कानून बनाने की जितनी भी शक्तियां थी वो उन्हें वापस मिली। कब? आपके इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट आप ये मान लीजिए कि वो पहला देश में पार्लियामेंट टाइप फंक्शनिंग करना चाहते थे। वो चाहते थे एक सरकार बने जो देश के लिए कानून बनाए। ओके, तो ये क्या बना आपका? लेजिस्लेटिव पावर बैक के लिए बॉम्बे एंड मद्रास को इस कानून के थ्रू एक रास्ता दिखाया गया कि अगर आपको अपनी कानून की ताकतें वापस चाहिए तो आपको इंडियन काउंसिल एक्ट को मानना पड़ेगा। और उन्होंने माना और फिर इन्हें अपनी कानून बनाने की शक्तियां, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स, वो वापस मिल गई। ओके, अगली चीज, 3 हिंदुस्तानियों को जो वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी या जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें इन्हें एंट्री मिली। 3 हिंदुस्तानियों को इस लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा बनाया गया। और वो पहले 3 हिंदुस्तानी कौन थे आपके? एक तो थे आपके महाराजा ऑफ पटियाला, दूसरे थे आपके राजा ऑफ बनारस, और तीसरे थे आपके सर दिनकार राव। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको फिर से नेक्स्ट स्लाइड पे लिख के बता देता हूँ, आपको नहीं समझ में नहीं आ रहा। पहले थे आपके महाराजा ऑफ पटियाला, आपसे पूछ सकते हैं वो कौन सा 3 लोग थे जो पहली बार वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल और वॉइसरॉयज लेजिस्लेटिव काउंसिल के हिस्से बने। लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा वैसे ठीक, राजा ऑफ बनारस, एग्जीक्यूटिव तो अलग है तो माफी चाहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल ही होगा राजा ऑफ बनारस और आपका सर दिनकार राव। ये कौन थे आपके 3 जो आपके पहले 3 इंडियंस जो आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल या किसी भी ऐसे काउंसिल के जिसमें सिर्फ अंग्रेज होते थे उनके सदस्य बने। ओके, महाराजा पटियाला, राजा बनारस और सर दिनकर राव। तो मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर होगा बिल्कुल। ओके, इतना आपको क्लियर होगा बिल्कुल, ठीक है। अब ना मेरे पास कुछ बच्चों के मेल और डाउट्स आए, मैं उन्हें भी टेकअप करना चाहूंगा, ठीक है। पहला जो मेरे पास अक्सर डाउट आता है, सर आपका शेड्यूल क्या है, आपकी और कौन सी क्लासेस होती हैं। दूसरा, सर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स कब तक लेंगे, आप लाइव क्यों नहीं आ रहे। तीसरा, सर ये पॉलिटी कब खत्म हो जाएगा और हम कब जल्दी से दूसरे टॉपिक्स पे बढ़ेंगे। तो तीसरा ये आता है सर अरे वो चौथा क्या था कि सर और अदर स्पेशल वीडियोस कौन कौन सी आती हैं, स्पेशल कोर्सेज कौन कौन से आते हैं। मैं आपको सारे जो क्वेश्चन है उनका आंसर देता हूँ। पहली बात शेड्यूल पे आते हैं, शेड्यूल पे समझा देता हूँ मैं आपको। मैं पहले इस चैनल की बात करता हूँ, डिफेंस चैनल की। डिफेंस में मेरा क्या क्या होता है, मैं 7 AM लेके आता हूँ आपके लिए नो योर आर्मी टर्म्स। 7 AM नो योर आर्मी टर्म्स, आप जरूर देखिए। मैंने पहले दिन यानी कल आपका AVSM डिस्कस करा था और आज मैंने आपका ये फील्ड मार्शल डिस्कस करा। मैं AVSM कर चुके हैं डिस्कस और दूसरा हमने आपका फील्ड मार्शल डिस्कस कर लिया। फील्ड मार्शल क्या होता है, कैसे बनते हैं, तो ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू और आपके ओवरऑल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कितने फील्ड मार्शल अभी तक हुए हैं, अति वर्ष सेवा मेडल कब दिया जाता है। तो एवरीडे एट 7 AM इन द मॉर्निंग मैं से लेके आता हूँ, लाइव नहीं तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर देखिए। और इसमें आप अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं कि सर ये वर्ड के बारे में बताओ
या आपको मोटिवेशनल कोड भेजना चाहते हो तो कमेंट में लिखेंगे तो मैं ज़रूर उसे टेकअप करूँगा, और जब टेकअप करूँगा आपके नाम के थ्रू ही उसके टेकअप करूँगा, मतलब आपका नाम होगा। दूसरा, मैं 1 to 2 आपका एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए जीके का बूस्टर कोर्स लेके आता हूँ, जिसमें मंडे टू थर्सडे पढ़ते हैं और दूसरा फ्राइडे हमारा टेस्ट होता है। इसमें मंडे टू थर्सडे हम पढ़ते हैं, वी स्टडी, हम पढ़ेंगे, और फ्राइडे आपका टेस्ट होगा। कल इन बच्चों का टेस्ट है, तो अगर आप इस टेस्ट को देना चाहते हैं या आप इस और अच्छे से करना चाहते हो तो आप ये जीके बूस्टर कोर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि जीके कोई लिमिट नहीं होती, बस ये होता है लेवल, और लेवल आपको अपने आप से देखना है कि हाँ क्या ये मेरे लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। दूसरा, मैं 6 to 7 आपके लिए एनडीए का कोर्स लेके आया हुआ हूँ, टैश कोर्स टाइप। इसमें भी सेम है, मंडे टू थर्सडे भी स्टडी एंड फ्राइडे हमारा टेस्ट होता है, तो इसमें भी सेम है। और फिर 7:30 से 8 आप लोगों के साथ है। आजकल थोड़े दिन आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, प्लस आपका नेट का भी कितने दिक्कत है, तो थोड़े दिन आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर दिए जाएंगे, उसके बाद फिर हम लाइव फिर से लेने लग जाएंगे। आपके लिए तो अच्छा है, क्योंकि रिकॉर्डेड में क्या होता है, कोई और डिस्टर्बेंस नहीं होती, आपकी पढ़ाई और अच्छे से हो जाएगी, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है, ये डीआरडीओ का लेक्चर होता है। इतना अगर आप लोग समझ में आ गए तो फिर आगे चलेंगे। मैं एक और स्लाइड ऐड करता हूँ तो फिर आपको दूसरा समझा देता हूँ। अगला फिर आपका, मैं वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट चैनल पे 6:30 हर दिन पेपर ले रहा हूँ, वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट। मैं वहाँ पे डेली आता हूँ, वहाँ पे 6:30 पे मंडे टू फ्राइडे आपका जीके का पेपर लेता हूँ फॉर डिफेंस, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर मेरा कोई साथी एसएसबी के बारे में जानना चाहता है, एसएसबी वे ऑफ लाइफ करके मैं एक नई सीरीज लेके आया हूँ, एसएसबी वे ऑफ लाइफ, जिसमें मैं बताऊंगा कि एसएसबी का मेरा एक्सपीरियंस क्या था और आप कैसे उस एक्सपीरियंस से सीख के एसएसबी पार कर सकते हैं। तो वो वाईफाई स्टडी के मेन चैनल पे, वाईफाई स्टडी, सिर्फ वाईफाई स्टडी, नो 2.0, नो स्टूडियो, वाईफाई स्टडी पे डेली एट 8-10 PM मंडे टू फ्राइडे आपके लिए आएगा। ओके, और स्पेशल सेशन भी प्लान कर रखे हैं हमने, जैसे मैं आपको कुछ बता दूं कि इस सैटरडे संडे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक स्पेशल सेशन है आपके लिए, आपको पता होगा विकास सर जो हैं, विकास सर, उन्होंने कारगिल का वॉर लड़ा था, ही हैड फॉट द कारगिल वॉर 1999, तो उनके एक्सपीरियंस के साथ मैं लेके आ रहा हूँ, उन वो और मैं आएंगे और आपको ज़रूर एक इंटरव्यू फॉर्म में बताएंगे कि उनके क्या एक्सपीरियंस था, कहाँ उन्होंने फाइट करी और क्या उन्हें लगता है कि इंडिया ने अच्छा करा तो उस वॉर में क्या वो इंप्रूव कर सकते थे, हर चीज़, और क्या डिफेंस कैपेबिलिटी से इंडिया की और आज के टाइम में क्या डिफरेंस है, कि अगर आज कुछ ऐसा वॉर होता तो इंडिया क्या कर सकती है, ये सारा हम लेके जाएंगे। प्लस मैं एक स्पेशल सेशन अपनी सारी बहनें, अपनी सारी बेटियों के लिए लेके आ रहा हूँ कि गर्ल्स एंड आर्म फोर्सेस, कैसे गर्ल्स एंड आर्म फोर्सेस जा सकती हैं, किस लड़की ने क्या करके दिखाया है फोर्स में, किस मेरी माँ, किस मेरी बहन, किस मेरी बेटी ने क्या करके दिखाया है एक आर्म फोर्सेस में जाके। तो गर्ल इन आर्म फोर्सेस, ये भी आपको एक इस वीक के प्लान स्पेशल सेशन से, क्या डेट रहेगा, क्या टाइम, वो आपको जल्दी नोटिफाई हो जाएगा। बस इसमें वीडियो मत, हम आपका रेगुलर एक नया कंटेंट, फ्रेश कंटेंट लेके आ रहे हैं। बस आपको करना है कि आपको लाइक करना है वीडियोस को, आपको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत जल्द मैं लाइव आने लगूंगा, तो तब तक के लिए माफ़ी, जब तक नहीं आ पा रहा, लेकिन अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। तो आई होप आपका दिन आज काफ़ी अच्छा जाए, आपको कुछ भी दिक्कत ना हो। मेरी भगवान से दुआ है कि जो बच्चा मेरे से पढ़ता है वो बहुत अच्छे से पढ़े, उसको कभी भी कोई दिक्कत ना आए। आप बस मन लगा के पढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए पूरी मेहनत करते रहेंगे। बस आपको करना क्या है, आपको ठोक के लाइक, ठोक के शेयर, ठोक के सब्सक्राइब और हर जगह इसको फैला देना आपकी तरह। डीआरडीओ का पोस्ट बहुत जल्दी ख़त्म भी कर देंगे हम, क्योंकि पॉलिटी ही एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, बाद और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। बहुत ज़्यादा आपका पॉलिटी खत्म होकर हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। ओके, एंड हाथ जोड़ के विनती, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, और अपनी फैमिली को भी समझाइए। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, सैल्यूट टू एवरीवन। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर।